हेलो गाइस, फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स के यूट्यूब चैनल पे मैं राकेश रंजन एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं वर्क और एनर्जी के लेक्चर सीरीज के एक बेहतरीन सा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्क और एनर्जी के प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था वर्क डन के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने एनर्जी के दो फॉर्म काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में डिस्कस किया था। उसका एक्सप्रेशन को भी देखा था, फॉर्मूला भी देखा था, फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने। तो बच्चों, आज का जो क्लास है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। सो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को टेक्निकली डिफाइन करने से पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्या बोलता है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों बोलता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एनर्जी हम ना बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम बिगाड़ सकते हैं, ना एनर्जी को बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं। एनर्जी को हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में वापस बदल सकते हैं, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को बदल नहीं सकते हैं, एनर्जी को बना नहीं सकते हैं। सो इन सिंपल हम अगर बोलें तो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि जब ब्रह्मांड बना था, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुआ था, उस समय जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी आज भी है। हो सकता है उस समय एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्म अधिक मात्रा में हो सकता है आज के टाइम में एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्म अधिक मात्रा में हो। जैसे सपोज बच्चों कि अगर एनर्जी शुरुआत में जब ब्रह्मांड क्रिएट हुआ था, सृष्टि का उत्पत्ति हुआ था, तो उस समय हो सकता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकता है अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो ब्रह्मांड। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दैट मीन्स जब ब्रह्मांड क्रिएट हुआ था उस समय जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी आज के टाइम में भी है। एनर्जी खत्म नहीं हुआ है और ना ही कोई नया एनर्जी आया है। ऐसा बात नहीं कि कोई नया एनर्जी क्रिएट हो गया कि जब ब्रह्मांड क्रिएट हुआ उस समय सपोज एग्जांपल कि 10 जूल एनर्जी था तो अभी एनर्जी 12 जूल हो गया। नहीं, अभी भी 10 जूल एनर्जी ही है। हो सकता है उस समय काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मात्रा में होगा, अभी काइनेटिक एनर्जी कम मात्रा में होगा, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी घटा तो हो सकता है डेफिनेटली कोई ना कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जरूर बढ़ा होगा। दैट मीन्स बच्चों कि एनर्जी जितना पहले था एट द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स उतना ही एनर्जी अभी भी है और उतना ही एनर्जी इन फ्यूचर में भी होगा। अगर ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, तब भी उतना ही एनर्जी रहेगा। मतलब डियर स्टूडेंट्स कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और एनर्जी को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम वापस काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो एनर्जी का चेंजेस पॉसिबल है, बट एनर्जी को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन सिंपली से इफ वी डिफाइन द एनर्जी इन टेक्निकल टर्म्स, so we may define the energy, or we can say the law of conservation of energy states that energy neither be created nor be destroyed. एनर्जी को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be
changes from one form to another form. That means एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, बट एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जितना एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स था उतना एनर्जी आज भी है। सो बच्चों, अगर हम लोग दूसरा टर्म इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलता है एनर्जी कि एनर्जी, देखो, एनर्जी बिफोर ट्रांसफर एंड आफ्टर ट्रांसफर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जितना ट्रांसफर हुआ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सपोज एक दूसरे में बदल रहा है, तो जितना ट्रांसफर होने से पहले या चेंज होने से पहले जितना टोटल एनर्जी था उतना ही टोटल एनर्जी चेंज होने के बाद होगा। सपोज शुरुआत में अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी कम था, हो सकता है अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, बट सम ऑफ द टोटल और सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी always remains constant. In other words, dear students, we can say the total energy of an isolated system remains constant. मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम, आजकल आइसोलेशन और आइसोलेटेड वर्ड बड़ा फेमस हुआ था जब कोविड हुआ था हमारे देश में या पूरा वर्ल्ड में। जब कोविड का प्रकोप आया था उस समय आइसोलेशन वर्ड बड़ा फेमस हुआ था। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि वैसा सिस्टम जो किसी बाहरी एजेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई बाहरी एजेंट उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ऐसा सिस्टम हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, हायर स्टडी में जाएंगे, केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। बट टिल नाउ समझ लीजिए कि वैसा सिस्टम का हम बात कर रहे हैं जो किसी एक्सटर्नल एजेंट के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, एक्सटर्नल एजेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं हो सकता है उस सिस्टम के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इसको हम लोग और भी थोड़ा सा डिफाइन करने का, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने की कोशिश करें, तो एक और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि as the entire universe may be regarded as an isolated system। हम लोग entire universe का बात कर रहे हैं और entire universe को हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं? as an isolated system। the total energy of the universe is constant। that means the total energy of the universe is always constant। if one part of the universe loses energy, other part of the universe, अगर universe का कोई एक part energy loss कर रहा है तो at the same time एनर्जी का यूनिवर्स का कोई दूसरा पार्ट उतना ही एनर्जी गेन कर रहा है जितना एनर्जी उसका दूसरा पार्ट ने लॉस किया था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स लॉसेस एनर्जी, अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स मस्ट गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट मींस यूनिवर्स का दूसरा पार्ट इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड, इफ यू वांट टू डिफाइन और if you want to state the law of conservation of energy, then we can simply state or we can simply say the conservation of energy means the energy neither be created nor be destroyed, it can be only transferred from the one form to the another form। that means the chemical energy can be transferred to the kinetic energy may change to the potential energy may change again into kinetic energy, solar energy can be converted into electrical energy, but the total energy of the universe, total energy of the सृष्टि ब्रह्मांड remains constant। so dear students, I hope आप लोग समझ में आया होगा। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग बात करें अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब का हम बात करें, एक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ये किस में कन्वर्ट होता है? तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या प्राइमरी जो कन्वर्जन होता है क्या होता है? लाइट एनर्जी।
लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उस टाइप से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर का बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एनर्जी को फिजिक्स में हम लोग और टर्म से बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो आज के बाद से हम लोग हीट एनर्जी नहीं बोलेंगे, थर्मल एनर्जी बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों थर्मल पावर प्लांट का, अगर हम लोग बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी होता है, कोयला जलाते हैं तो कोयला में क्या केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब वो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या करता है, उसका टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट करता है, और वो टरबाइन रोटेट करने के बाद फिर वो एनर्जी, वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, डायनामो लगा रहता है। ओके, उसके थ्रू बड़ा प्रोसेस है इसका, उसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट टिल नाउ बच्चों समझिए कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एक बॉल को थ्रो करते हैं, तो जैसे हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं बच्चों, तो बॉल क्या होता है, बॉल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मेरे बॉडी के अंदर में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो केमिकल एनर्जी बॉल को ट्रांसफर हो रहा है, और बॉल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है एट वंस, और कोई सम टाइम कुछ देर के बाद बॉल क्या होता है, अपना मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है, और जैसे मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है। और यह हम लोग इन सिंपल वर्ड में हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल का काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमारा केमिकल एनर्जी बॉल के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और बॉल का काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर हो जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है बॉल का, और एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉल का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर वहां से जब बॉल फॉल डाउन करना स्टार्ट होता है तो वापस से वो जो पोटेंशियल एनर्जी था बॉल के पास, वो पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, और एट द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड या ग्राउंड से टकराने से थोड़ा सा पहले वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वापस से टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस द टोटल एनर्जी इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहता है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसको, प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी से नहीं ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी मतलब से कि अगर बॉल ऊपर से आ रहा है तो बॉल का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारा एनर्जी और भी डिफरेंट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी को लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ हम लोग देखते हैं। एनालिटिकल मेथड है ये, मैथमेटिकल मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से मैं एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूं और इमेजिन कर रहा हूं ये बॉल पॉइंट ए पे पहुंचा है, और ये बॉल या पॉइंट ए पे इस बॉल का वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, 0 है, और इस बॉल का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। नाउ जब बॉल नीचे गिरेगा तो नीचे गिरते गिरते सपोज किसी पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट बी ले लिया, और जब इस पॉइंट बी के पास बॉल पहुंचा उस समय देखेंगे इसके पास कितना एनर्जी है, और एक बार वापस से हम लोग इसका एनर्जी को देखेंगे जब पॉइंट सी के पास पहुंचेगा। सी एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जो ग्राउंड से टकराने से थोड़ा सा पहले का पॉइंट है, मतलब इस समय भी ग्राउंड पे नहीं टकराया है, बॉल ग्राउंड पे नहीं टकराया, थोड़ा सा उसके ऊपर ही रहा है। ओके, तो क्या बच्चों, अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा, और हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है।
सो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग कुछ एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे, मैथमेटिकल मेथड यूज करेंगे, जिसमें हमने क्या लिया है, एक ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल से मैंने एक बॉल का ऊपर थ्रो किया है और बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और एक पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया हो ए, और जब वहां से बॉल नीचे गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है, तो एक कहीं एक पॉइंट बी पे, ग्राउंड और इसके हाईएस्ट पॉइंट के बीच में एक पॉइंट को और मैंने लिया हो बी, और इस पॉइंट बी पे एक बॉल को मैंने देखा, या बॉल की एनर्जी को मैं देखूंगा कितना है, पॉइंट ए पे बॉल का एनर्जी को मैं देखूंगा कितना है, और पॉइंट सी पे बॉल का एनर्जी देखूंगा कितना है। ये पॉइंट सी बच्चों ग्राउंड पे नहीं है, ये पॉइंट सी है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला था उससे थोड़ा सा पहले का सिचुएशन ये सी है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि ए पॉइंट पे कितना एनर्जी है बॉल का, बी पॉइंट पे कितना एनर्जी है और सी पॉइंट पे कितना एनर्जी है बॉल का। हमने क्या कर एज्यूम किया है बच्चों कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से पॉइंट बी का डिस्टेंस या हाइट कितना है, पाई है, और पॉइंट बी से पॉइंट ए का हाइट या सेपरेशन कितना है, x है। That means the separation between point A and point B is x, and the point B and the point C is y. Okay. So dear बच्चों, जब एक बॉल हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। That means पॉइंट पे बॉल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। इस समय इस पॉइंट पे बॉल का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, और टोटल एनर्जी, और वी कैन राइट टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। हम लोग इस पॉइंट पे देखो बच्चों लोग पढ़े कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, के ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम डी स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एम डी स्क्वायर। चूंकि v यहां पे कितना है, 0 है, दैट मींस के कितना हो जाएगा, 0, वेलोसिटी 0 है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। अब इस हाइट, ये हाइट ग्राउंड से कितना ऊपर है स्टूडेंट्स, तो ये यहां से लेके b से c के बीच में y है और b से a के बीच में x है, दैट मींस टोटल हाइट इस a का ग्राउंड से कितना है, x प्लस वाई। सो वी मे राइट P इक्वल टू mg x प्लस वाई, mg x प्लस वाई। सो मैकेनिकल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी वी कैन से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mg इंटू x प्लस वाई। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg into x plus y. So this is the mechanical energy at point A, or we can say the mechanical energy of ball at point A is mg into x plus y. अब बच्चों इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, मैं इरेज करता हूं। और अब देखता हूं पॉइंट B पे कितना है। अब जैसे पॉइंट बी पे है बच्चों, देखो हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे ग्राउंड क्यों आ रहा है, तो इस बॉल का हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि बॉल में स्पीड आ रहा है, नीचे आ रहा है बॉल तो बॉल में स्पीड हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है बॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, दैट मींस, और ये ग्राउंड के नजदीक आ रहा है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो यहां इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, अगर सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, और वी में राइट mgh
h, और h क्या है? हाइट। तो इस c से b के बीच का हाइट कितना है? y है। सो वी मे पुट y इन प्लेस ऑफ h। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b इज mg into y। नाउ नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस पॉइंट बी पे बॉल का स्पीड क्या है। सो वी मेरा एक सपोज यहाँ पे बॉल का स्पीड v है, v मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख देता हूं, लेट द वेलोसिटी ऑफ, और v में राइट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको इसका स्पीड चाहिए, बॉल का स्पीड चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट बी v मीटर पर सेकेंड। यहां पे कितना वेलोसिटी आ गया? v मीटर पर सेकेंड। तो नाउ बच्चों इसको मैं इरेज करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। देखिए बच्चों, अब यहां पे क्या होगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v क्या है? मैंने v माना, तो v स्क्वायर माइनस u। यहां पे स्पीड कितना था बॉल का? 0 स्पीड था, तो 0 इज इक्वल टू 2a। ये क्या? किसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है? तो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। दैट मींस a बिकम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। और h क्या है? कितना दूर आया, कितना डिस्टेंस कवर किया a से b तक के बीच में? तो a से b तक के बीच में h डिस्टेंस कवर किया, तो 2gx। सो v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाउ मच? हाफ m v स्क्वायर। अब v के जगह पे क्या है? 2gx आया, तो हम लोग पुट करते हैं हाफ m इंटू 2gx। सो डियर a2 और a2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? mg इंटू x। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b कितना आ गया? mg x। नाउ इसको इरेज करता हूं, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? एट पॉइंट बी। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया था? mg इंटू वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया? mg इंटू एक्स। सो mg x इज इक्वल टू mg इंटू एक्स प्लस वाई। So the total potential energy, total mechanical energy at point B कितना आ गया? mg into x plus y. Now we will calculate the total mechanical energy at point C. तो इसको इरेज करता हूं, at point C so dear students, mechanical energy at point C कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। अभी क्या है, ये जो पॉइंट C है ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है, दैट मींस हाइट को हम क्या ले सकते हैं? 0। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, हाइट 0 है। नाउ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। तो अगेन हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? हमको वेलोसिटी चाहिए होगा। तो हम अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, और हम लोग कंसीडर करते हैं कि सपोज लेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट
पॉइंट सी वी मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना मान लिया इस पॉइंट पे, v मीटर पर सेकेंड। सो नाउ बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगेन u कितना है, यहां से बॉल ड्रॉप हुआ, तो जब यहां से बॉल ड्रॉप हुआ तो यहां पे u कितना है, 0। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड द फाइनल वेलोसिटी हमने कंसीडर किया है v स्क्वायर। तो v स्क्वायर ये पूरा पार्ट हो जाएगा कितना, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो उसमें लग नहीं रहा है। तो किस फोर्स के कारण नीचे आ रहा है बॉल, तो ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g आएगा। अब s कितना है बच्चों, s कितना है, अब देखिए यहां से गिरना स्टार्ट हुआ और ग्राउंड के पास आया, ग्राउंड से थोड़ा सा पहले, तो कितना हाइट होगा, यहां से यहां तक आने में x डिस्टेंस कवर किया और यहां से b से c तक आने में y डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल a से c तक आने में x प्लस y डिस्टेंस कवर किया। सो वी मे राइट x प्लस y in place of s. So now this equation becomes, or with the help of this equation we may get, हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू एक्स प्लस वाई। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखते हैं क्या होगा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एट पॉइंट सी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2g x इंटू वाई, 2g सॉरी x प्लस वाई। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा m g x प्लस वाई। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C. नाउ टोटल एनर्जी, हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C निकालेंगे, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C. सो द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C इज 0 एंड द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज mg into x plus y. So mechanical energy at point C becomes mg, we can say 0 plus mg into x plus y equal to mg into x plus y. So dear students, तीनों पॉइंट पे हम लोगों ने क्या देखा, इस पॉइंट पे भी कितना आया, मैकेनिकल एनर्जी कितना आया था, mg x प्लस वाई, इस पे भी कितना आया था मैकेनिकल एनर्जी mg x प्लस वाई, और यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी कितना आया था mg x प्लस वाई। सो विद दिस एनालिटिकल मेथड हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी आर इक्वल। मतलब देखो बच्चों, यहां पे जब बढ़ता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, केवल पोटेंशियल एनर्जी था, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आया, पोटेंशियल एनर्जी भी आया, लेकिन एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, सेम है। दैट मींस यहाँ पे जब हुआ तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, यहाँ पे 0 था काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी घटा। तो एक एनर्जी का फॉर्म बढ़ेगा तो दूसरा एनर्जी का फॉर्म घटेगा, लेकिन टोटल कितना होगा, इक्वल होगा। टोटल जितना यहां पे था एनर्जी उतना ही यहां पे होगा, उतना ही पॉइंट सी पे होगा। इसको मैंने बच्चों पॉइंट सी को ग्राउंड से थोड़ा सा पहले लिया है, तो क्या ग्राउंड से जब टकराएगा बॉल तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जब टकराएगा तो एनर्जी और भी दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, हो सकता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल एनर्जी, तो इस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, पॉइंट सी को ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर आएंगे पावर के बारे में। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।